हमारे साथ एक सबसे स्पेशल गेस्ट जिनसे मिलकर आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत गर्व भी महसूस होगा, जो पिछले 25 सालों से हमारे देश की सेवा करते आ रहे हैं, मेजर हवलदार लीलाधर राजपूत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस समय एक 180 टेंट में हम रहते थे, जिसमें कम से कम 10 लोग रहते थे। 5 इस साइड से होते थे, 5 इस साइड से होते। एक छोटा सा 180, बीच में एक बम्बू रहता है और ऐसे तंबू की तरह उसको बना दिया जाता है। तो उसमें कुल 10 लोग रहते हैं। तो वह इतनी ही जगह होती है जिसमें आप लेट सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा दोस्त था एक उज्जैन का रहने वाला, रंजीत सोलंकी। उसको चाय पीने का शौक था और मेस में चाय सुबह 4 बजे बन जाती है और मैं जल्दी उठता था। मैं 4 बजे जग जाया करता था ताकि अपनी दैनिक क्रिया से जब तक लोग नहीं उठे उसके पहले मैं फ्री हो लूँ। तो उसने बोला कि यार तू राजपूत जल्दी उठता है तो चाय ले आया कर। तो मैं चाय लेके आया। उसके लिए अंधेरा था, टेंट में लाइट नहीं जल रही थी, अंधेरा था। तो बाकी लड़के तो उस टेंट की जो उस साइड दीवार की तरफ सर रख के सोते थे, लेकिन एक लड़का था कर्नाटका का रहने वाला प्रकाश। उसने क्या करा, वो रास्ते की तरफ उसने सर रख के सोया था। मैं चाय लेके आया। वो एक हमें सीआरपीएफ में एक मग्गा मिलता है, कम से कम 1 लीटर के लगभग होता है वो। तो उसको पूरा मैं चाय से भर के लाया। तो आप 1 लीटर चाय पीते थे मतलब? नहीं, जो भी हुआ दोस्त लोग रहते हैं उनको देते, और ऐसे हम पेट भर के गिलास भर भर के चाय पीते हैं। अच्छा। तो चाय लेके आया तो वो अंधेरे में मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं तो चाय लेके आया। तो उस प्रकाश के सीधे मैंने सर के ऊपर पैर रख दिया। वो जैसे जगह तो मेरे से झपट के मेरे से झपट पड़ा मेरे ऊपर और मेरे को पकड़ लिया। अब मैं बोला रंजीत, अब सोलंकी खड़ा हुआ तो उसने क्या करा, उसकी कमर पकड़ी और उसको गिरा दिया। अब फिर हो गई हमारी वहां हाथापाई। लड़कपन तो था, मतलब हम बच्चे जैसे ही होते हैं सब, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 19 साल ऐसे होते हैं। अब वो लड़कपन में अब उससे हो गया हमारा मार पिटाई। तो हमने दोनों ने उसको पटक के बहुत मारा और वो मग्गा मेरे हाथ में ऐसे, चाय तो गिर गई, मैंने उस मग्गे से उसको मारना शुरू कर दिया। तो उसके दोनों कंधे सूज गए। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको हिंदी बोलना नहीं आता था और एक स्क्वाड होता है, मतलब एक टीम बना देते हैं 18 से 20 लड़कों की। तो हम उसमें 18 लड़के थे, उसमें हम 2 ही लड़के थे जो हिंदी के थे, वो उज्जैन का और मैं शाजापुर से, मध्य प्रदेश के हम 2, बाकी सब साउथ के। तो हमारे जो उस्ताद होते हैं ना, उनने हमें ये पहले से, उनको एक्सपीरियंस होता, उनने बता रखा था। वो अपनी हरियाणवी भाषा में बोला, सालो तुम इन मद्रासियों से डरना मत, नहीं तो ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो हमारे बस मन में वही बैठ गया। हम दोनों एकदम राम लक्ष्मण की तरह एकता बना के रहते थे, कृष्ण और दाऊ जी की तरह। वो सोलंकी बिग बढ़िया था और हम एकदम भाई जैसे, एकदम किसी को कुछ हो गया तो हम दोनों एक साथ टूटते थे। तो ये बड़ी, मतलब एक ऐसी घटना घटी हमारे साथ शुरुआत में। तो फिर उसने वो रिपोर्ट कर दिया तो पनिशमेंट मिला, लेकिन उसको हिंदी प्रॉब्लम थी इसलिए हमने अपनी बात रख दी और उसको उल्टा ब्लेम उसी के ऊपर कर दिया और हम सेफ हो गए। अच्छा। लेकिन वो तो पुराने। और मैंने जाके उनको सुबह बोल दिया, हमारा जो विंग सीएचएम था जगदीश शर्मा जी, उनको सुबह ही में उनके पास सबसे पहले अटैक कर दिया मैंने, उनको बताने के लिए कि ये तो अब हमें पता बहुत पनिशमेंट मिलता है, फौज में पनिशमेंट बहुत कठोर मिलता है। तो मैं जाके उनको सबसे पहले बता दिया कि वो प्रकाश ने सर मेरे को मारा और मेरे को जैसे मग्गा उसको मैंने मारा और मग्गा मेरे हाथ में फंस गया। मेरे हाथ में फंसा तो मेरे को खून निकल गया, इधर भी निकल गया, इधर भी, दोनों उंगलियों में खून निकल गया। उसने, हमारे जगदीश शर्मा जी जो हमारे सीएचएम थे ना, कंपनी हवलदार मेजर, उनने पूछा कि ये तेरे को कैसे खून निकला। मैं बोला सर उसने मेरे को लाठी से मारा तो मैंने ऐसे हाथ कर दिया, तो ये मेरे को उसने तो हमने उसके ऊपर ब्लेम कर दिया। तो हमने उसको मार भी लिया, उसको फंसा भी दिया। ये हमारी एक
हमारी मतलब ऐसी हमारे फौज में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं। बड़ा एक फौज मतलब एक प्रैक्टिकली होता है। मतलब इंसान पढ़ाई तो बहुत करते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं, पूरे हिंदुस्तान का प्रैक्टिकली हो जाता है। तो ऐसी कई घटनाएं घटती है। तो हमारी एक कंपनी थी, ई कंपनी, एक जगह थी एकदम पहाड़ी की, एकदम चोटी के ऊपर, लामडन उस जगह का नाम था। वहाँ कोई गांव तो था नहीं, 2-4 घर थे और एक हमारी कंपनी थी। उस समय मेरे को तो भेज दिया गया था डीआईजी ऑफिस इम्फाल में, मैं इम्फाल में था, लेकिन वो हमारी कंपनी थी वहाँ। तो वो पेट्रोलिंग रोज करते थे, स्कूल की गाड़ियाँ जाती थी, उसके लिए वो आरओपी ड्यूटी और पेट्रोलिंग करते थे उस समय। और वहाँ के जो उग्रवादी है ना, वो वहाँ के कहीं के भी उग्रवादी पहले फौज की एक्टिविटी को देख के रखते हैं कि ये रोज मतलब वो कम से कम 1 हफ्ते तक आपको जजब करेंगे कि फौज यहाँ से निकलती है तो किस पोजीशन में निकलती है, कितने लोग होते हैं, कितने हथियार होते हैं, कितनी बजे आते हैं, कितनी बजे जाते हैं। हालांकि फौज में टाइम चेंज कर करके, रास्ता चेंज कर करके सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही हुई जिससे उसी समय दुर्घटना हो जाती है। तो हमारी कंपनी के जवान आरओपी ड्यूटी के लिए निकले, तो जैसे कैंप से जस्ट 500 मीटर निकले होंगे, वो 400 से 500 मीटर, तो उन्हें एम्बुश लगा रखा था। और वहाँ की जो स्थिति है रोडों की और पहाड़ों की ऐसी है कि पहाड़ काट काट के रोड बनाए, ऐसे पहाड़ के साइड में रोड बनाए काट काट के। तो एक तरफ तो पहाड़ है, एक तरफ खाई है, बीच में ऐसे रोड बना दिया छोटा सा। तो वहाँ के आतंकवादियों ने क्या करा, वो गड्ढे मोर्चे बना रखे, मतलब इतनी दूर तक, जहाँ तक कि वो इस कंपनी के सारे जवान उनकी रेंज में ना आ जाए। उनकी प्लानिंग थी कि जितने जवान आएंगे सभी को स्पॉट डेथ कर देंगे। मतलब इतना भयानक उनकी प्लानिंग, और पहले से प्रैक्टिस करी हुई थी उनने कि जैसे ही हमारी ये जवान हमारी सब रेंज के अंदर आएंगे, हम इनके अचानक धावा बोल के इनको एम्बुश कर देंगे। लेकिन वो ईश्वरी कृपा, बरसात हो रही थी, रिमझिम बरसात हो रही थी और धुंध छाई हुई थी। तो उनके दिमाग में भगवान ने जो भी दिया होगा, तो उनको ऐसे हो गया कि इन्होंने हमें देख लिया। तो जैसे 2 ही लोग उनकी रेंज में आए, बाकी पीछे रह गए और उनने फायरिंग खोल दिया। तो हमारे 4 जवान स्पॉट डेथ कर गए। बाकी जवानों ने पोजीशन लिया, फिर फायरिंग चली, काफ़ी देर तक फायरिंग चली। तो हमारे डीआई साहब ने उसी समय अपने तुरंत गाड़ी में बैठे, और हम तो तैयार ही थे। उनके साथ चलती थी 9 गाड़ियाँ प्रोटेक्शन। अब देखिए, उनके साथ 9 गाड़ियाँ लेके चलते थे, उसके बाद भी खतरा रहता था। हाँ, उस समय हमारे एक डिप्टी कमांडेंट थे, राजेश वत्स। वो आपने बोला ना कि ये इसके कितने एसडीजी से आए थे। राजेश वत्स को जैसे ही हमारे जो डिप्टी कमांडर राजेश वत्स जी जो थे ना, उनको जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी एलएमजी की, उनने किसी को नहीं बोला, जिप्सी को स्टार्ट किया, फुल स्पीड से चल दिए। उनकी एक प्रोटेक्शन वाला था गुजरात का संजय, वो चलती गाड़ी में वो लटक गया उसमें। वो दोनों पहुंच गए, इतने जिगर वाले थे वो। सोचिए, वहाँ उधर फायरिंग चल रहा है, फायरिंग चलते चलते पहुंच गए स्पॉट के ऊपर। मतलब इतना एक फौज में रहते रहते, चाहे जवान हो चाहे अधिकारी हो, जिसके इतना जोश रहता है कि मेरे जवानों के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, मैं अभी पहुंचा। 8 से 10 किलोमीटर वो इतने कठिन रास्ते से इतनी जल्दी पहुंचे, वो खुद ड्राइव करके, ड्राइवर को भी नहीं देखा। उनने तो जिप्सी को स्टार्ट किया, तुरंत फुल स्पीड में पहुंच गए। लेकिन जब तक वो पहुंचे वहाँ से फायरिंग बंद हुआ। और पहाड़ थे, वो तो उनकी प्लानिंग थी, वहाँ के रहने वाले, वहाँ की जो सब चीज़ से वो आके उनको किधर जाना था वो सब चले गए। उसमें से एक हथियार आया था, इंसास राइफल। उस समय वो इंसास राइफल, एक जवान जो शहीद हो गया था, उसकी
इंसास राइफल को लेके वो चले गए। उसके बाद हम लोग भी पहुँचे वहाँ से, हमारे आईजी साहब, डीआई साहब, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा तो मतलब उस समय क्या, उस समय तो सबका खून ऐसे खोलता है कि बस छोड़ेंगे नहीं हम। उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया, और भी कंपनियां बुलाई, हमारी कंपनियां बुलाई बाहर से, फिर फोर्सेस आ गई, कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करा उस पहाड़ में। लेकिन जब तक तो वो उनके तो सब रास्ते बने हुए हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। ऐसी फौज में ऐसी कई घटनाएं होती है। तो आपने जैसे बताया कि आपके जवान शहीद हुए, तो उस टाइम कैसा फील होता है, कैसा लगता है जब आपके ही बटालियन के, आपके ही साथ जो लोग काम करे वो शहीद हो जाते हैं? उनके परिवार कैसा रिएक्ट करता है, मतलब कैसे वो अपने आप को संभाल सकता है? क्योंकि जैसे मैंने सुना अभी, तो मेरे तो सुनते ही रोंगटे खड़े हुए। तो उस टाइम आपकी क्या सिचुएशन होती होगी, उनके परिवार की क्या सिचुएशन होती होगी? परिवार तो देखिए, परिवार तो बहुत दूर है, वहाँ तो जवान है। सबसे पहले तो वो एक बटालियन हमारा पूरा एक परिवार होता है। तो सबसे पहले तो उस दिन मेस में खाना ही ठीक से कोई नहीं खा पाएगा, है ना। और जिस कंपनी के 4-4 जवान गए हैं, उस कंपनी के जवान के और अधिकारियों के, उस बटालियन के जो कमांडेंट साहब, उनकी क्या हालत होती होगी, ये तो उस जगह रह के महसूस करे। अब वो जितने भी उनके जो क्लोज दोस्त, फौज में एक दोस्त होते हैं ना, 2 दोस्त 4 दोस्त ऐसे होते हैं, जैसे आप हैं। तो अगर मेरी ड्यूटी है तो आप मेस से अगर मेरे लिए खाना ला के रख लिया, तो आप मेरा जब तक वेट करेंगे जब तक मैं ड्यूटी से वापस नहीं आ जाऊँगा। बोले यार राजपूत आएगा, फिर हम बैठ के खाना खाएं। तो ऐसे साथ में खाना, अब जिसके जो रोज़ बैठ के साथ में खाना खाते थे, और एक जवान उसमें से चला गया दुनिया छोड़ के, तो उसका क्या होगा बताओ। और वो जवान कोई कोई तो मतलब ऐसे इतने प्रिय होते हैं पूरी कंपनी को, कि पूरी कंपनी उसको प्रेम करती है। सबसे बड़ा एम्बुश हुआ था छत्तीसगढ़ में, एक ही दिन में एक ही स्पॉट के ऊपर 35 जवान खोए हैं सीआरपीएफ ने। उसके बाद पुलवामा अटैक, ऐसे सीआरपीएफ के बहुत हुए, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, है ना। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई घटनाएं होती है हमेशा ही। अभी तो बहुत बहुत कुछ बैन लग गया, लेकिन जब ये जैसे पंजाब में भी जहाँ आतंकवाद था, तो उस समय भी सीआरपीएफ ने बहुत जवान खोए हैं। श्रीनगर जब भड़का, तो श्रीनगर में भी सीआरपीएफ की बहुत अहम भूमिका रही है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, मतलब सीआरपीएफ ने कहाँ ड्यूटी नहीं करी। सीआरपीएफ हर जगह ड्यूटी करती है, चाहे वो नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, या वीआईपी ड्यूटी हो, या लाइन ऑर्डर की ड्यूटी हो। जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर में सर्दियों के टाइम में जैसे बर्फ़ गिरती है, दिसंबर से बर्फ़ जब शुरू होती है, तो वहाँ बर्फ़ गिरती, जैसे अपने यहाँ 2-2 3-3 दिन के लिए बरसात की जो झड़ी लगती है ना, कंटिन्यूस होता है, तो वहाँ ऐसे बर्फ़ की होती है। अब उसमें आरओपी ड्यूटी जैसे लगती है ना, आरओपी मतलब समझते हैं आप, रोड ओपनिंग पार्टी जो खड़ी रहती है, उनके पास कुछ नहीं होता, वो रोड के साइड में खड़े रहते हैं। तो एक कोट वार का पहन के बर्फ़ गिरती रहती है ऐसे 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 पूरे दिन। और जितने मान लो कि वो 9 बजे से ड्यूटी उसकी शाम को 4 बजे तक है, तो शाम को 4 बजे तक रोड के साइड में है, बर्फ़ गिरती हुई में खड़ा रहेगा बंदूक ताने। दूसरी चीज़, वो लापरवाही कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रोड है, कितने लोग निकल रहे हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन उनके बीच में कौन कैसा है, कब किस भेष में आ जाए, कौन आतंकवादी हो, कौन उग्रवादी हो, कौन क्या हो, कौन कब दुश्मन की कोई पहचान तो होती नहीं, वो आम पब्लिक के बीच में होता है। तो उसको एक्टिव भी रहना है। अगर वो थोड़ा सा अगर ढीला पड़ा तो उसकी जान से हाथ धो जाएगा। और आजकल तो साइलेंसर पिस्टल चल गई, जो आवाज़ भी नहीं करती और गोली मार देते हैं। तो ऐसी घटनाएं श्रीनगर में बहुत घटी है।
तो आपने श्रीनगर में कितना समय तक श्रीनगर रहते में रहे? मैंने ट्रेनिंग के जस्ट 2 महीने के बाद ही मेरे को श्रीनगर रहने का अवसर मिला। अच्छा। उस समय मैं 3 साल रहा। हाँ, उस समय वहाँ का उग्रवाद भी चरम सीमा पे था। हाँ। जैसे हमारे यहाँ अभी दीपावली निकली ना, हम्म। दीपावली को हम जैसे पटाखे वो लंबी लड़ी में जब आग लगाते हैं ना, तो वहाँ LMG और AK-47 की ऐसे आवाज़ सुनाई देती शाम की टाइम, झपट। तो हम जा रहते थे। हम्म, हमारा लोकेशन बहुत अच्छा था 112 बटालियन का, ड्यूक होटल, जो डल लेक के किनारे पे एक होटल है, नेहरू होटल के बगल में, जस्ट नेहरू पार्क के बगल में ड्यूक होटल, उसमें हम रहते थे। छत पे से हम सुनते थे तो वहाँ की जगह का नाम डाउनटाउन में तो डेली मतलब ऐसा कोई दिन और घंटा नहीं जाता था जहाँ फायरिंग नहीं होती थी। श्रीनगर का एक कॉलोनी है डाउनटाउन, डल गेट से नीचे, लाल चौक, मतलब श्रीनगर का कौन सा इलाका अछूता, कोई भी नहीं, कहीं गन्नेट फट रहा है, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं माइंस लगा दिया गया है, मतलब डेली का नियम था वहाँ कुछ न कुछ घटना घटनी। उस समय कोई टूरिस्ट भी नहीं आता था। 1994 में मेरे को श्रीनगर में जाने का अवसर मिला ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग भी मैंने श्रीनगर करी और दोबारा वहाँ रहा भी मैं। तो मैं 3 साल वहाँ हमारी यूनिट ने बिताए, और 3 साल के बाद फिर हमारी यूनिट को मूव करना पड़ा। सौभाग्य से हमें मिल गया फिर दिल्ली, वो भी संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस में रहने का अवसर मिला। फौज का हर व्यक्ति चाहता है कि हमें दिल्ली रहने का मौका मिले, तो हमारी तो पूरी बटालियन दिल्ली आ गई थी। हम 3 साल फिर पार्लियामेंट हाउस में रहे। उस समय हमें हमारे स्वर्गीय वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारे पार्लियामेंट हाउस में समय बीता। उस समय फिर मैं ड्यूटी करता था पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पे, वो जहाँ लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस गेट से आते हैं। तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे PA संगमा जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जो नागालैंड से थे, और उनकी हाइट इतनी थी कि मैं वहाँ ड्यूटी करता था आरपी ड्यूटी मतलब वो पगड़ी अगड़ी बांध के जो रहते हैं ना। तो मीडिया वाले जब आते थे तो कभी कभी मेरे को मौका मिलता था उनके पीछे खड़ा होने का, PA संगमा जी इधर रह जाते थे मेरे को यहाँ पे। तो मीडिया वाले इतने बदमाश होते हैं, वो क्या करते थे कि वो बस मैं बाकी दिखाई दे रहा लेकिन मुंह दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे को बड़ा दुख होता था कि काश मेरा अगर मुंह आ गया होता तो टीवी में मैं भी अपने घर वाले को देख। तो कभी कभी मैं क्या करता था, 1-2 बार मैं झुक गया है, अरे मेरा भी मुंह ले ले। अच्छा, तो मतलब बहुत बड़ी बात लगती थी आपको कि मैं भी टीवी में आ तो जाऊंगा। उस समय ना मोबाइल थे ना कुछ भी थे, हम रात को लेटर लिखते थे। मतलब एक चीज और बताता हूँ आपको, अभी जैसे मोबाइल है, अभी तो बोले घर में क्या बना है, तू कहाँ है, ये है, मतलब पल पल की खबर हम ले सकते थे ना। लेकिन उस समय फौज में रहने के बाद हर व्यक्ति शाम को एक रूटीन बना हुआ था कि लेटर लिखना है रोज। जिसको देखो टेंट थे रहने के लिए दिल्ली में भी, तो टेंट में अपनी अपनी चारपाई पे बैठ के लेटर लिखने थे। और लेटर हमारे जब आते थे ना, तो हमारा ही एक पोस्टमैन जिसको लगा दिया करते थे, उसको बोलते डाकिया, जो पोस्ट ऑफिस से हमारी डाक लेके आता है, तो वो उसकी ये ड्यूटी है, तो वो छांट के क्या करता है, हमारे कंपनी हवलदार मेजर जो CHM होते हैं ना, उनको पूरी कंपनी के लेटर दे देते। शाम को जब रोल कॉल होता है, रोल कॉल समझते हैं आप? रोल कॉल मतलब पूरी कंपनी के जो जवान होते हैं ना, वो सब एक जगह, कंपनी हवलदार CHM विसिल लगाएगा, सब इकट्ठे होंगे, वहाँ उनकी गिनती होगी, कौन कहाँ गया, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, वो कंपनी कमांडर को जाएगी। कंपनी कमांडर के बाद फिर हमारे कमांडेंट साहब को जाती है रिपोर्ट कि कोई हमारे अंदर से कोई चला तो नहीं गया, कोई गुम तो नहीं है, या कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ऐसे करके शाम को उस समय CHM फिर जब हमारा राष्ट्रीय गान होने के बाद वो लेटर हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था, एक तो लेटर लेना है और लेटर के बाद सीधा मेस में जाना खाने के लिए, बस
रोल कॉल के बाद यही काम है। तो हम सीएचएम के हाथ की तरफ ही देखते रहते कि इसके पास लेटर कितने हैं। अगर उसके पास थोड़े कम लेटर हुए ना तो अरे यार आज थोड़े से लेटर आए, पता नहीं मेरा आया कि नहीं आया। अब जिसके लेटर आए वो बड़ा वो अपने आप को बड़ा लक्की समझता था, वो मेरा लेटर आ गया। वो जिसका नहीं आया वो मेरा है क्या, देख लो तेरा तो नहीं है यार। तो फिर क्या करते थे हम, कभी कभी वो पुराने लेटर रखे उन्हीं को निकाल के दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे। जब उसको 10 बार पढ़ लेंगे ना तब हमें तसल्ली होती थी। और घर वाले भी इतने लापरवाह होते थे कि 1-1 हफ्ते तक लेटर नहीं भेजते थे। तो बड़ी यादें आने लगती थी जब वो बात पुरानी हो जाती थी, जब तो हमें खबर मिलती थी। तो फौज में एक बड़ा हिलमिल के सारे लोग रहते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज थी कि पूरे सभी राज्यों के, पूरे भारत के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो बोलते नहीं, सब लोग हिलमिल के रहते हैं। कोई मद्रासी है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई राजस्थान का है, कोई आसामी है, सारे इकट्ठे होके एक साथ रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो इसलिए आपको हर लोगों के साथ रहने का एक मौका मिलता है और हर चीज़ शेयर करने का भी आपको एक अवसर मिल जाता है। तो फौज में ये सबसे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकली हो जाता है। जैसे मैंने आपको मणिपुर का बताया था, तो मणिपुर जिस कंपनी में एम्बुश हुआ था वो पहले नीचे थी हमारी लोकटाक में वो कंपनी। तो उसमें सारी कंपनी और उसके स्टोर थे, स्टोर जिसको बोलते हैं क्लोथिंग स्टोर, जिसमें पूरा सामान रहता है। तो उसमें एक लड़का था दार्जिलिंग का, सुब्बा, पी सुब्बा उसका नाम था, नेपाली जैसा। वो सारे नशे करता था, मतलब ड्रग्स भी लेता था, गांजा भी लेता था, शराब भी पीता था, मतलब जितने भी प्रकार के नशे सारे करता था। उसने विश्वासघात करा, वो गद्दार निकला। वो वहाँ के आतंकवादियों से, उग्रवादियों से मिल गया। उसकी कैसे सेटिंग हो गई ये तो वो खुद जाने। तो अब वो तो वहीं रह रहा रात दिन, हमारा जवान है। अब उसने उस दिन शाम को 4 बजे जब कंपनी के जवान जो वॉलीबॉल खेल रहे थे, शाम को जब गेम होता वॉलीबॉल खेल रहे थे, उस समय उसके मन में क्या आया कि वो एक वेन खड़ी थी बाहर गेट के, आतंकवादी थे उसमें, उनसे मिला हुआ था। उनकी प्लानिंग ये थी कि जो मोर्चे में जो जवान खड़ा है ना उसको मार के उसकी LMG लेके और मेरे को फरार होना है। उसने अपनी SLR उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करके सीधा मोर्चे की तरफ, जहाँ वो जवान खड़ा था हमारा ई कंपनी का, उस जवान की तरफ भगाओ। LMG वाले को मैं गोली मारूंगा, इसको गिरा दूंगा और उसकी LMG लेके और SLR लेके, दोनों हथियार लेके मैं उस गाड़ी में बैठ के फरार हो जाऊंगा। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। तो उसने 4 जवानों को गोली मार दिया, 4 जवानों को गोली मारी, लेकिन जवानों ने मुस्तैदी दिखाई, उसको मार गिराया, मतलब उसको पकड़ लिया। उसको जिंदा, उसको गोली नहीं मारी, उसको पकड़ लिया, उसको जाने नहीं दिया। तब पता लगा कि वो गाड़ी, जब उसको पकड़ लिया पी सुब्बा को, तब वो गाड़ी में जो वेन में जो उग्रवादी बैठे थे वो वहाँ से चले भाग गए। तब पता लगा कि ये गाड़ी इसका इंतजार कर रही थी। फिर उसको जेल में दे दिया। तो ऐसे कुछ गद्दार फौज के अंदर निकल जाते हैं। मैंने सुना, देखा तो नहीं है, पंजाब के, उसका नाम तो भूल गया मैं, वो भी ऐसे ही मंत्री पोखरी एक जगह है इम्फाल में, वहाँ से वो LMG लेके एक जवान भगा था। वो उस समय हम सन 2000 में जब वहाँ थे ना, उस समय वो वहाँ का सरगना बना हुआ था, मतलब वहाँ के उग्रवादियों का बॉस बन गया था। उसको बड़ा पद दे दिया था और वहाँ की पूरी एक्टिविटी चलाता था वो, क्योंकि फौज में से निकल के गया है, उसको फौज के विषय में सब कुछ पता हो जाता है। तो ऐसे गद्दारी भी कुछ बीच में कर जाते हैं। जब जंगल सर्वाइवल के लिए जाते हैं ना, तो ना तो आप आवाज़ कर सकते हैं, रात के टाइम में चलना है आपको, रास्ता है नहीं, मतलब जंगल ऐसा है जिसमें से चूहा बिल्ली भी निकलना मुश्किल हो जाता है, उसमें से फौज निकलती है। अगर आप दिन में देख लो और किसी गांव के या किसी
सिविल व्यक्ति को आप बोलो कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप यहाँ से वहाँ चले जाओ। तो बोला जा मैं रहूंगा तब तो 1 लाख पाऊंगा, नहीं जाएगा वो। अच्छा। उसमें से हम लोग निकलते हैं, जब दिन में देखते हैं कि अरे यार हम इसमें से निकल गए क्या, ना रास्ता है, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसी भयानक झाड़ियां हैं, उसमें घुस जाते हैं। किस माध्यम से? जीपीएस के माध्यम से। जीपीएस में हम डिग्री फिट करेंगे कि हमें वहाँ जाना है। अब जीपीएस तो सीधा दिखाई देगा, वो रास्ता थोड़ी बताता है ऐसे ऐसे। तो आप पहाड़ है, गड्ढा है, कुआं है, नाला है, क्या पता आप। वो जंगल और काली रात, कुछ दिखाई नहीं था ना, तो आप किसी को बोल सकते हैं ना लाइट जला सकते हैं। तो हम ऐसे टचिंग डिस्टेंस में चल रहे थे, तो एक गड्ढा था, कम से कम वो 7 से 8 फीट का गड्ढा था। एकदम ऐसे जा रहे हैं, तो उस गड्ढे में जो भी उतरता, कोई गिर जाता, कोई उतरता, तो ऐसे वो जाते हैं, तो वो तो बोलते गड्ढा है भाई, इतना धीरे से बोले गड्ढा है, पीछे वाले को पीछे मुड़ के और वो उतर जाएगा। मेरे सामने एक मेरे दोस्त थे, हवलदार मेजर विनोद कुमार, वो मेरे आगे चल रहे थे, उनके पीछे में। अब वो गड्ढा आया, तो जैसे ही वो गड्ढे पे उनका नंबर पड़ा और मेरा पूछना हुआ और उनका गिरना हुआ, वो जैसे मैं पूछा, उनने बोला गड्ढा है, बस गड्ढा है, और वो गिर गए। तो मैं पूछा कितना है, तो गिर के बोल रहे कि इतना है। तो अब हमें हंसी तो इतनी है, जब वो मतलब उस समय हमें ऐसा लगा कि उनने बोला गड्ढा है और वो गिरे, उनके मुंह से गड्ढा है निकला और वो गिर गए उसमें। वो तो मेरे मुंह से निकलना हुआ कितना है, तो वो गिर के भीतर से बोलते कि इतना है। मतलब गिर के उसके डिस्टेंस हाँ। बता रही थी। अब जस्ट मेरा नंबर पड़ा तो मैं भी कूद गया उसी में, उनके ऊपर ही। टचिंग डिस्टेंस में चलेंगे तो ठीक, अगर आप थोड़ा सा फासला हो गया आपको अगर 10 मीटर का, तो फिर आप गुम हो जाएंगे, पूरी रात मिल नहीं सकते आप, ना मोबाइल है वहाँ, ना आवाज लगा सकते तो हैं। फिर उस समय अगर कोई गुम जाए तो उसे ढूंढ नहीं सकते? सुबह वो मिलेगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका। अगर उसकी लाइन टूटी तो फिर वो रास्ता किधर, उस झाड़ियों में एक इधर निकल गया, एक इधर, या सीधा चला गया, तो कहाँ मिलेगा उधर। नक्सलियों की कोई लिमिट नहीं है, 1 से लगा के 1000 तक, 1000 क्या 5000 तक भी। क्योंकि वहाँ के जो आदिवासी जो गरीब लोग हैं ना, वो अनपढ़ और गरीब हैं, उनको दिन दुनिया का कुछ पता नहीं है। वहाँ के जो नक्सलवाद है ना, नक्सली, वो क्या करते हैं, उनको किराए पे ले जाते हैं। पूरे गांव वालों को बोल देंगे कि हम तुम्हें 50 रुपये देंगे, चलो हमारे साथ। वो 50 क्या 10 रुपये में भी वो अपने साथ कोई हसिया, कोई कुल्हाड़ी, कोई लकड़ी लेके वो पूरा गांव। अब आप क्या करोगे, उसमें नक्सली कितने हैं, 10 से 20 या 50, बाकी पूरा गांव है, 4-5 गांव। अच्छा। अब उनको किसको किसको क्या करेंगे, आप किसी को मार दिया जाए तो निर्दोष लोग मारे जाते हैं उसमें, नक्सली तो बच के निकल जाते हैं। इसलिए वहाँ कुछ भरोसा भी नहीं होता है कि नक्सली की लिमिट स्ट्रेंथ कितनी होगी। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी मेरे जीवन की ऐसी घटनाएं घटी है। जब हम कमांडेंट साहब के साथ हम ऑपरेशन ड्यूटी से एक बार आए, तो मेरी माँ काफ़ी बुजुर्ग थी, और मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख भरा समय वही रहा। क्योंकि जिस दिन मैं ऑपरेशन ड्यूटी से आया, ऑपरेशन ड्यूटी से आने के बाद हमें अगर छुट्टी जाना है तो मलेरिया टेस्ट कराना होता है। उस दिन हम शाम को 3 दिन के बाद तो हम जंगलों से लौटे थे, थके हारे थे, हम नहाए धोए, खाना खाया। उसके बाद सोने के लिए जब चला तो मेरे घर से फ़ोन गया कि माताजी ज़्यादा सीरियस है, छुट्टी आ गई। तो मैंने उसी समय अपने BHM मेजर को बोल दिया कि मेजर मेरे को छुट्टी जाना है, मेरी माँ काफ़ी सीरियस है। तो बोले ठीक है मेजर, आप चले जाओ, एप्लीकेशन दे दो। मैंने एप्लीकेशन दिया, वो बाकी दूसरी प्रक्रिया में लग गया। मैं अपने मलेरिया टेस्ट करा। उस दिन कुदरती उन दिन संडे था, संडे के दिन हमारा अस्पताल बंद था और हमारे यहाँ मलेरिया टेस्ट होता भी नहीं था, बाहर करवाना था। तो मैं बाहर
टेस्ट कराने गया। जब तक मैं टेस्ट रिपोर्ट लेके आया तो मेरे भैया ने फ़ोन करा कि माताजी का देहांत हो गया है। अब आने के लिए मेरे पास शाम को 7 बज गए, कोई साधन नहीं, बाई एयर भी नहीं है, ट्रेन भी है तो रात में 11 बजे है, वो भी नागपुर तक है, डायरेक्ट भोपाल के लिए कोई ट्रेन भी नहीं थी। तो मैं अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं पहुँच पाया। फौज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, तो इंसान को है ना संभल के रहना चाहिए, नहीं तो उस चीज़ को लेके हम बैठ जाएं कि मेरी माँ का देहांत हो गया और अब मेरा क्या होगा। उससे मैं अपनी माँ को जिंदा तो कर नहीं सकता था, एक दुख प्रकट कर सकता हूँ। तो मेरी माँ का देहांत हो गया, दिन में उनका अंतिम संस्कार हो गया। उसकी बाद अंतिम संस्कार जब हो गया तो फिर रात को मैं 7 से 8 बजे जब घर पहुँचा, जब तक तो कुछ नहीं था। जब मैं अपनी माँ से मिल के गया था जब तक तो सब कुछ ठीक था। दोबारा जब लौटा तो मेरी माँ नहीं थी, जिसने मेरे को जन्म दिया, उनके अंतिम संस्कार में मैं शामिल नहीं हो पाया था। तो ऐसी घटनाएं तो मतलब घटती रहती है। किसी की माँ चली गई, किसी के पिताजी चले गए, किसी के बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो ये तो जीवन है, इसमें चलता रहता है। तो उसके बाद चलता रहा। उसके बाद 2-4 बार फिर ऐसे ट्रेनिंग में ऐसे हुआ। फिर हमारी ट्रेनिंग पीरियड हमारे कसम परेड पे पहुंच गए। ये एक लंबा विस्तार से अगर मैं बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जब हमारी कसम परेड, वापस हम श्रीनगर रहे, श्रीनगर से वापस हम नगरोटा आ गए। हमारी कसम परेड हुई वहाँ, सब अपने घर वालों को भी बोल दिए। तो मेरे घर से भी मेरे भैया और मेरे दोस्त लोग गए उस दिन, तो वैष्णो माता के दर्शन करके आ गए। फिर हमारी पोस्टिंग हो गई 112 बटालियन जम्मू इस्माइलपुर, एक जगह है वहाँ जम्मू में इस्माइलपुर। अब उसके जो कमांडेंट थे श्री ओडी माथुर, जिनका पूरी सीआरपीएफ में तहलका मचा हुआ था, और बड़े सॉफ्ट दिल लेकिन बहुत कठोर कमांडेंट, उनके नाम से पूरी बटालियन कपती है। अब जब किसी नई यूनिट में जाते हैं तो इंटरव्यू होता है कमांडेंट साहब का इंटरव्यू जब होता है, तो हम 10 लड़कों की पोस्टिंग हुई। हम जैसे गए तो हम हेडक्वार्टर 112 बटालियन में पहुँचे। तो हमें जब कमांडेंट साहब के साथ हमारा इंटरव्यू होना था, वो बीएचएम मेजर होते हैं बटालियन के, वो हमें जब कमांडेंट साहब के साथ ले गए इंटरव्यू के लिए, तो उनने पूछा, सबसे पहला वर्ड उनने पूछा कि सीआरपीएफ कब खड़ी हुई थी। तो अचानक मेरे मुंह से निकल के 1939। तो वो बड़े अजीब किस्म के ऑफिसर थे वो। उनने बोला, हाँ अंग्रेज है तू, अंग्रेजी बोलता है। अरे मेरे को नहीं सर, मेरे को अंग्रेजी तो नहीं आती, लेकिन ये एक वर्ड निकल गया। तो फिर मैं बोला, सर 1939 में। 1939 में कैसे हुई? मैं बोला अंग्रेजों के टाइम से सर इसको सीआरपीएफ को खड़ा किया, लेकिन उस समय इसका नाम रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। उसके बाद इसको जब हमारी सरकार बनी, देश आज़ाद हुआ, तो हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। उनने इनको नाम दूसरा दे दिया, इसका नाम दे दिया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसमें 2 चीज आप देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और बल, इसको पुलिस भी बना दिया गया और बल भी दे दिया गया इसको, ताकि इससे दोनों काम कराए जाए। ये पुलिस का भी काम करती है और फोर्स का भी काम करती है। समय जब आता है तो इसको बॉर्डर पे भी भेज सकते हैं, और आंतरिक सुरक्षा पुलिस का भी काम करती है और फोर्स का भी काम करती है। सीआरपीएफ में जब हम बैरक में जब जवान लोग रहते हैं ना, तो कभी कभी हम बातें करते हैं, तो यार इससे एक चीज़ हटा ली जाए, या तो बल हटा दिया जाए या पी हटा दिया जाए। एक चीज़ हटाने से एक ही काम करेगी, लेकिन हम पे दोनों कराया जाता है। हम लाइन ऑर्डर की ड्यूटी भी करते हैं और फोर्स की ड्यूटी की, बॉर्डर की भी करते हैं। सीआरपीएफ आपको हर जगह मिलेगी। उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, 3 वाद होते हैं कश्मीर में। जो होते हैं, जो कश्मीर के जो होते हैं वो उग्रवादी हो गए,
पंजाब जब भड़का था तो वो आतंकवादी थे। अब जो इधर चलता नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ और झारखंड, नक्सलवाद, ये नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ये सब वाद में रह चुकी है सीआरपीएफ। वो इसने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। और ये पैरा मिलिट्री में आती है सीआरपीएफ। पैरा मिलिट्री का एक बहुत बड़ा बेड़ा है ये। सबसे पुराना कहें तो पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो होती है ना, उसमें सबसे पुरानी सीआरपीएफ है। अभी हालांकि बीएसएफ हो गई, काफ़ी विस्तार हो गया उसका, सीआईएसएफ भी है, आईटीबीपी भी है, आसाम राइफल भी पैरा मिलिट्री में ही आती है। लेकिन सीआरपीएफ अजीब अजीब सारी ड्यूटियां करती है। सीआरपीएफ के कई पार्ट बना दिए गए। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो अमेरिका गए थे। तो उनने देखा था वहाँ रैपिड एक्शन फोर्स, जो सांप्रदायिक दंगों के लिए उनने वहाँ रखा था। तो जब उस फोर्स को निकाल दिया और प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया तो उनने पूछा कि ये कौन सी फोर्स है जो एक प्रधानमंत्री के काफिले को रोक के इसको निकाला गया। बोला साहब, प्रधानमंत्री अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस फोर्स को हम चंद सेकंड के लिए लेट कर देंगे तो वहाँ दंगे फसाद कितनों की जान चली जाएगी। तो ये कौन सी पुलिस होती है, बोली ये। फिर उनने विस्तार से उसका पूछा उनसे कि ये इनका क्या काम है, ये क्या करती है और कैसे इसको रख रखाव होता है इसका। बोले साहब, ये रैपिड एक्शन फोर्स है, तुरंत कार्रवाई बल, मतलब जीरो टाइम, मतलब 1 सेकेंड में उसको आदेश मिलेगा, तैयार होकर वो रवाना हो जाएगा। तो उसको सारी मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए उसको। जैसे दिल्ली में अगर उसकी यूनिट है, उसको जयपुर जाना है तो इतनी जल्दी तो बाई रोड तो जा नहीं सकते, तो उसको फ्लाइट से भेजा जाता है। अच्छा, इसलिए उसको 0 मिनट बोलते हैं। हाँ, जीरो एक्शन में एक कंपनी हमेशा रहती है, आरएफ की जीरो एक्शन में एक कंपनी रहती है, रेडी रहती है वो अपने साजो सामान के साथ, ताकि उसको बगैर समय गमाए उसको इस पार्ट पे पहुंचना है जहाँ उसकी ज़रूरत है। और ये खास करके सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए। सांप्रदायिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम जो झगड़े होते हैं ना, जात धर्म के नाम पे, उसके लिए स्पेशल बनाया गया। राजीव गांधी जी ने इसका शुरुआत करी थी। तो इसकी 10 बटालियन सीआरपीएफ से निकाल के सिलेक्शन जवानों का करके, जिनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, जिनका फिजिकल अच्छा है, उसको ऑन डेपोटेशन के जैसे 3 साल या 5 साल के लिए उसमें भेजा जाता है। उसके बाद उसका जब पीरियड हो जाता है उसमें 10% एक्स्ट्रा उसका भत्ता भी दिया जाता है। जो आपका बेसिक पे है उसका 10% भत्ता जो आरएफ में जाते हैं उनको देते हैं। और उस समय तो इतनी सुविधाएं थी नहीं, उसकी गाड़ियां कुछ अलग बने, उसके सब हथियार और ये सब उसके अलग, उसकी वर्दी अलग। उसके अलावा नक्सलवाद के लिए फिर बटालियन खड़ी गई सीआरपीएफ से, कोबरा बटालियन, जो स्पेशली नक्सलियों को लगाम कसने के लिए कोबरा बटालियन बनाई। तो इसके सीआरपीएफ की ही रैपिड एक्शन द्रुत कार्रवाई बल, हिंदी में जिसको बोलते हैं रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी 10 बटालियन है, कोबरा की बटालियन है। और ये हर जगह ड्यूटी करती, जितनी वीआईपी ड्यूटी, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, जितने भी वर्तमान पूर्व जितने प्रधानमंत्री, सबके घर में सीआरपीएफ मिलेगी, जिसको नाम दिया गया एसडीजी, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। एसडीजी ये प्रधानमंत्री महोदय के घर पे होती है, पार्लियामेंट हाउस में होती है, जितने भी वीआईपी इलाका है सबके बंगलों पे इसकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं। इसमें भी ऑन डेपुटेशन 5 साल या 3 साल के लिए रखा जाता है, जिनके रिकॉर्ड अच्छे होते हैं उनको। ऐसे सीआरपीएफ हर फील्ड में काम करती है। तो जैसे आपने सीआरपीएफ के 4 पार्ट बताए, जैसे कोबरा बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स, तो ये सभी सीआरपीएफ के अंतर्गत ही आती है? ये सीआरपीएफ ही है। अच्छा, सीआरपीएफ ही है, लेकिन इनके एक पार्ट बना दिए। इनको जवानों को सिलेक्ट करके इनमें ऑन डेपुटेशन भेजा जाता है, जिनके कुछ भत्ते उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। वापस जब इनका पीरियड पूरा हो जाता है, या वो 3 साल रहे या 5 साल रहे,
उसके बाद वापस इनको सीआरपीएफ में ही आना पड़ता है। आरएफ से भी वापस सीआरपीएफ में आते हैं, कोबरा बटालियन से भी वापस सीआरपीएफ में, एसडीजी, ये एनएसजी में भी डेपोटेशन पे जाते हैं। जो नेशनल सुरक्षा गार्ड है ना, एनएसजी ब्लैक कमांडो, वो भी सीआरपीएफ के उसमें जवान जाते हैं हर जगह। एसपीजी, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो रहती है ना, उसमें भी सीआरपीएफ से जाते हैं। तो सीआरपीएफ हर जगह ड्यूटी करती है। तो आपने जैसे सीआरपीएफ के बारे में बताया, तो आपने कैसे तय किया कि आपको सीआरपीएफ में ही जाना है? बस मेरे को एक जुनून था, मतलब मेरे को जुनून कैसा था, मेरे को फौज में जाना है। और फौज में किस में जाना है? जो सबसे खूंखार फौज है। हम गांव के रहने वाले। हाँ, मैं एक अजीब आपको कहानी बताता हूँ। मैं अपने गांव का एक लौता ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा सौभाग्यशाली समझो, लौता समझो या जो भी है, मैं आप ऐसा समझें कि मैं अपने गांव का एक पहला लौता व्यक्ति हूँ जो सबसे पहले फौज में, और फौज में क्या, वर्दी की ही नौकरी में पहला हूँ मैं अपने गांव से। मतलब सबसे पहले मैं गया। उसके कुछ दिन बाद जब मेरे जाने के बाद शुरुआत हुई तो आर्मी में काफ़ी हमारे गांव से लड़के गए। तो मेरे मन में बस एक चीज़ थी, हमारे गांव में बोलते थे जो फ्लाइंग पार्टी, जो स्पेशल ड्यूटी के लिए, जो जैसे चुनाव के समय में या किसी दंगे फसाद के समय में या कुछ घटनाएं हो जाती, उस समय जो अचानक से जो फोर्स आती है उसको क्या बोलते थे? खोपिया पुलिस। एक नाम दे रखा गांव में। अच्छा, आपके गांव में दे रखा था? गांव के लोग बोलते थे खोपिया पुलिस। तो सीआरपीएफ मेरे मन में ऐसा हो गया कि सबसे खूंखार पुलिस होती है खोपिया पुलिस, तो मेरे को इसमें जाना चाहिए। अच्छा, वो नाम पड़ा इसलिए आपको सीआरपीएफ में जाना था? और इसका नाम मैंने 1991 में इसका नाम सुना, 1993 में चला गया। उस समय में पढ़ता था तो मैं एक ही बार में हो गया इसमें। उस समय फिजिकल होता था और फिजिकल मेरा इतना अच्छा था कि मेरे को अपने आप में इतना विश्वास था कि फिजिकल में तो मैं किसी को, मतलब उस समय भीड़ लगती थी उसमें, ऐसे लेटर या ऐसे तो भर्ती होती नहीं थी, ओपन भर्ती होती थी। पेपर में उसकी वैकेंसी निकलेगी, फलाने तारीख को फलानी जगह इतनी वैकेंसियां हैं और ये उसकी शर्त, वो आना है बस। उसमें मेरा फिजिकल, दौड़ मेरा बहुत अच्छा, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये होते थे, ये सब मेरे बहुत अच्छे थे। मैं चला गया, मतलब हजारों में मेरा मेरिट में नाम आ गया और मैं इसमें भर्ती हो गया। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपका फिजिकल बहुत अच्छा था, तो आपने जाने से पहले कुछ तैयारी की अपने फिजिकल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? मैं डेली करता था ना व्यायाम, हमेशा एक्सरसाइज करता था, रोज दौड़ता था। और बस गांव के तो थे, और हमारे यहाँ एक हमने मेरे जो दोस्त थे और मैं सब मिलके एक व्यायामशाला चलाते थे हमारे यहाँ। बच्चों को मतलब फिजिकली हम फिट रखते थे, और ऐसे हमने एक व्यायामशाला भी चला रखी थी गांव में। तो इस वजह से और मेरा लाइट वेट भी था, तो इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग ही था दौड़ने भागने में और काम करने में, सभी में। तो आपने इतने सालों तक नौकरी की, इतने सालों तक अपने देश को समर्पित रखा, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या क्या आपने उससे सीखा जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि कैसा आपका सफ़र रहा सीआरपीएफ के साथ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि फौज में जाना, चाहे वो सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, जो भी हो, मतलब फोर्स में जाना ही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मतलब आप पैसे कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक फौज में जाने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है इंसान को, वो एक्सपीरियंस किसी और दूसरी फील्ड में हो नहीं सकता। क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं किताबों में। मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी डिग्री होती है आईएएस, लेकिन वो कहाँ तक सीमित होती? किताबों तक। हालांकि उनको ट्रेनिंग पीरियड में उनको पूरे देश का भ्रमण कराया जाता है, लेकिन फोर्स में अगर छोटी रैंक से आप भर्ती हुए हैं ना, तो आपको हर प्रकार के समुदाय, हर राज्य, देश के हर गांव कोने,
हर जगह रहने का अवसर मिलता है आपको, मतलब छोटे से छोटे लोगों के साथ, और मतलब अजीब अजीब किस्म के, जैसे मान लो मैं मध्य प्रदेश हूँ, अगर मेरे को मणिपुर भेजा गया तो मणिपुर एक ऐसा मणिपुर नागालैंड जो नॉर्थ है, जिसको सेवन सिस्टर बोलते हैं, इसमें अगर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने देश से बाहर आ गए। अच्छा। हम जब दिल्ली से गए ना, हम हम्म। संसद भवन में थे, संसद भवन 3 साल गुजारे हमने, हम्म। तो हम दिल्ली से हमारी बटालियन को मूव करना था मणिपुर के लिए, 112 बटालियन को मणिपुर जाना था, हमारा पीरियड खत्म, पहले पूरी बटालियन मूव करती थी, अब वो सिस्टम बंद कर दिया गया, अब इंडिविजुअल ट्रांसफ़र होने लगा। उस समय पूरी बटालियन, पूरे सामान के गाड़ी घोड़े, जितना भी सामान, टेंट, गेती, फावड़े, सब कुछ लेके जाना पड़ा। हालांकि वहाँ तक कि जैसे मेस में जो हमारे लांगरी जो खाना बनाते हैं ना, उनको अगर अचानक से बाइयर अगर किसी कंपनी को भेजना है ना, जैसे श्रीनगर में ज़रूरत पड़ी और भोपाल से अगर 2 कंपनी को श्रीनगर जाना, तो क्या करते हैं, वो डकोटे होते हैं ना जिसमें माल लोड करते हैं एयरफोर्स के, वो लगा दिए जाते हैं। तो उसमें अब मैं क्या बताऊं आपको, वो लांगरी क्या करते हैं, मेस कमांडर लांगरी और मेस सिपाही जो होता है, वो चूल्हे बनाते थे ना, चूल्हे ईंट के, वो ईंट भी रख ले जाएंगे। अरे क्या वहाँ ईंट नहीं मिलेगी क्या? लेकिन वो ईंट लकड़ी चूल्हे सब कुछ रख के उसमें चले जाएंगे डकोटे में। सोच लो भाई यार, वो ईंट भी ले जाते थे। जब वहाँ जाके कंपनी कमांडर देखता था, अरे ये क्या ले आया तू? साहब खाना बनाने के लिए वो तो चूल्हे की ईंट, अरे यहाँ नहीं मिलती क्या? बोले साहब मैं कहाँ ढूंढता ईंट, जवान तो भूखे मर जाते अगर मैं ईंट ढूंढता तब तक। चल बोले अच्छा बना। काफ़ी समय हमने आपका लिया और काफ़ी बातें भी हमें आपसे सीखने के लिए मिली। काफ़ी कीमती समय आपने हमें दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने सुनने मिली। ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने सुनने मिला होगा। तो आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? क्या आप और बताना चाहेंगे? देश में मैं पैदा हुआ, वो मेरे सब कुछ है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरा सब कुछ है। तो हमारे देश के प्रति एक निष्ठा और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बस यही कि सद्भावना से रहें, एक संगठित होकर रहें। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को यह अवसर मिला यहाँ आने का। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे को कभी ऐसे पॉडकास्ट करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इतनी छोटी रैंक में बहुत मुश्किल से अफसरों को तो हमेशा मिल ही जाता है, या किसी बड़े राजनेताओं को मिलता है, या कुछ बड़े पद पे होता है उनका मिलता है, लेकिन आपने मेरे को ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी सीट अपने पापा के साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आज मैं इनके साथ बैठकर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। Audio Jungle.